हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है स्पिरिट स्टडी चैनल पे। तो चलिए आज के क्लास हम लोग करेंगे। आज के क्लास में हम लोग केमिस्ट्री का पार्ट 2 देखने वाले हैं। इसके पहले हम लोग पार्ट 1 देखे थे, जिसमें हम लोग केमिस्ट्री का पहला चैप्टर स्टार्ट किए हैं। चैप्टर का नाम कौन सा है? ठोस की अवस्था। ठोस की अवस्था के बारे में हम लोग पढ़ना था। हम लोग बोलते थे कि अवस्था जो होता है पदार्थों का 3 अवस्था में देखने को मिलता है। कौन कौन सा अवस्था होता है? ठोस, द्रव और गैस। ये अवस्था में कोई भी पदार्थ हम लोग को देखने को मिलता है, जिसमें से हम लोग किसके बारे में? तो यहाँ पे हम लोग ओनली ठोस के बारे में पढ़ना है। तो ठोस का हम लोग देखे थे कि ठोस का जो होता है 2 प्रकार में बांटा गया था। ठोस को कौन कौन सा ठोस होता है? क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोसों में इसको कन्वर्ट किया गया था। हम लोग बेसिकली हम बात किए थे कि हम लोग इसमें क्रिस्टलीय ठोस के बारे में पढ़ने वाले हैं। और क्रिस्टलीय ठोस को भी हम लोग देखे थे कि 4 प्रकार में बांटा गया था, जिसमें से हम लोग पहला पार्ट देखे थे क्रिस्टलीय ठोस का, वो था आयनिक। क्रिस्टलीय ठोस का कौन सा पार्ट था? आयनिक वाला पार्ट था, कि आयनिक क्रिस्टलीय ठोस होता है। दूसरा जो हम लोग को इसमें पढ़ना है वो है सहसंयोजक क्रिस्टल। तो सहसंयोजक क्रिस्टल का निर्माण कैसे होता है उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा बहुत चर्चा करने वाले हैं। इसके पहले हम लोग आयन के बारे में चर्चा किए थे कि आयन का निर्माण कैसे होता है, आयनिक यौगिक कैसे बनता है। इसके बारे में बताया भी थे। जैसे NaCl का एग्जांपल भी दिए थे कि NaCl का निर्माण होता है तो कैसे होता है। इसमें बताया गया था कि Na क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन देता है, और Cl क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन लेता है। दोनों के बीच में विद्युत आकर्षण बल लगता है, जिसके कारण एक दूसरे से जुड़ के NaCl का निर्माण करता है, जिसको आयनिक क्रिस्टल बोल रहे थे। उसी प्रकार से हम लोग को जो चर्चा करना है, क्या करना है, सहसंयोजक क्रिस्टल के बारे में। तो सहसंयोजक क्रिस्टल के बारे में अगर हम लोग चर्चा करेंगे तो सहसंयोजक क्रिस्टल मतलब क्या होता है। सहसंयोजक बंध के बारे में हम लोग पढ़े 10 क्लास में कि सहसंयोजक बंध का निर्माण कैसे होता है। तो उसमें हम लोग पढ़े थे कि इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग करके, इलेक्ट्रॉनों का साझा करके क्या करता है, बॉन्ड का निर्माण किया जाता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सहसंयोजक बंधन कहते हैं। तो इसमें जितना भी एग्जाम्पल आएगा उसी प्रकार से होगा, जिसमें इलेक्ट्रॉनों का क्या किया जाता है, शेयरिंग करके। जैसे कि एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करते हैं, मान लेते हैं Cl2। ये तो एक गैस है। ये गैस का भी हम लोग यहाँ पे दिखा रहे, मतलब यहाँ पे एक एग्जांपल के रूप में हम दिखा रहे, कोई भी एक एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कि हमको यहाँ पर कार्बन कार्बन का यौगिक बनता है, या यहाँ Cl2 का, यहाँ पर Cl2 अगर बनता है तो Cl2 क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग करके बनता है। तो बहुत सारा यौगिक बनता है, लेकिन हम लोग सिर्फ वही यौगिक को लेने वाले हैं जो इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग करके बने। या कार्बन का बहुत सारा यौगिक बनता है जो इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग करके बनता है, साझा करके बनता है। तो सबके सब सहसंयोजक होता है। लेकिन हम लोग सिर्फ क्रिस्टल वाला का बात करना है, क्रिस्टलीय पदार्थ का बात करना है। इसमें लिखा हुआ है, अधातु के बहुत से क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ आसन्न परमाणुओं के बीच सहसंयोजक बंधन के बनने से उत्पन्न होता है। सहसंयोजक ठोस पदार्थ बृहत अणु होते हैं। बात किया जा रहा है कि इसमें सहसंयोजक जो यौगिक बनता है उसका गिनती नहीं किया जाता, बहुत सारा इसका यौगिक बनता है। कार्बन का तो इसका बहुत सारे यौगिक जो बनता है वो सहसंयोजक यौगिक ही बनता है। इसमें हम लोग एग्जाम्पल का बात करें, सिलिका, हीरा, ग्रेफाइट और एंडम आदि इसमें संयोजक क्या होता है। और यहाँ पे ये हीरा एक बार और लिखा हुआ है, लेकिन इसको भी याद रखना, क्वार्टज भी होता है। तो हम पहले ही बताया था कि इसमें जितना भी इंपॉर्टेंट है सब एग्जाम्पल याद रखना इंपॉर्टेंट है, कि कौन सा सहसंयोजक यौगिक जो होता है, सहसंयोजक क्रिस्टल कौन कौन सा होता है। तो सिलिका याद रखना है, हीरा याद रखना है, ग्रेफाइट होता है। सहसंयोजक यौगिक थोड़ा बहुत ही याद है ना, इसमें इलेक्ट्रॉनों का क्या किया जाता है, शेयरिंग किया जाता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर बात करते हैं H2O का निर्माण, जल का जो निर्माण होता है, जल का निर्माण कैसे होता है। ये क्या, ये क्रिस्टल नहीं है, ठीक। इसको जब हम लोग क्या करते हैं, ये क्रिस्टल बनता है जब हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग जमाते हैं तब ठोस के रूप में। तो अगर इसका यौगिक का हम लोग बनने का तरीका देखते हैं तो हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन के अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है। हम्म पहले टोटल इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होता है ऑक्सीजन का?
8 गो होता है, ठीक। इसके अंतिम पहला कक्ष में तो 2 चला जाता है और बाकी बचा हुआ कितना 6 रहता है। इसके अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है, 6 गो होता है। हाइड्रोजन के पास तो एक ही रहता है। तो देखो पहला कक्ष कब भरता है, जब 2 इलेक्ट्रॉन होता है तब। और हमको पता है कि इसमें क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी चार हाइड्रोजन हमको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो अपना कक्ष क्या हो जाए, अंतिम कक्ष पूरा हो जाए। और ऑक्सीजन भी चाह रहा है कि अगर इसको और 2 मिल जाता है तो इसका अंतिम कक्ष क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो देख ये ऑक्सीजन सोचेगा कि इससे ले ले दोनों से, तो ये देगा नहीं, इसलिए कि इसको भी एक एक का जरूरत है। तो इसमें क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग करता है लोग, कि इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन कहता है कि तुम मेरा इलेक्ट्रॉन यूज करो, तो इसके पास भी कहलाएगा 2 है। और ये भी कहेगा कि तुम मेरा एक एक इलेक्ट्रॉन यूज करो, तो इसके पास भी 2 कहलाएगा। बशर्ते कि अपना इलेक्ट्रॉन भी हम मेरे साथ क्या कर दो, शेयर कर दो। तो इसके पास पहले से 6 था, इसके साथ 2 और शेयर हो गया तो कितना हो गया, 8 हो गया। तो इसके पास भी 8 का ला रहा है। इस कारण से यहाँ पर शेयरिंग करता है, 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है तो एक सिंगल बॉन्ड का निर्माण होता है। तो ऐसा जब यौगिक बनता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सहसंयोजक यौगिक के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे ये हम लोग क्रिस्टल का बात करते हैं, क्रिस्टल में सहसंयोजक यौगिक का बात करेंगे तो सिलिका होता है, हीरा होता है, ग्रेफाइट होता है, कोरेंडम होता है। इसमें आप पढ़े भी होंगे जो ग्रेफाइट होता है, ये जो ग्रेफाइट होता है ये कैसा यौगिक होता है, तो ये अधातु होते हुए भी क्या होता है, ये विद्युत का चालन करता है। ग्रेफाइट जो होता है कहीं ना कहीं जरूर पढ़े होंगे 10th क्लास में भी, ये जो ग्रेफाइट होता है वो अधातु होते हुए भी ये क्या करता है, विद्युत का चालन करता है। इसी ग्रेफाइट किसको, जो पेंसिल में लगा हुआ रहता है ब्लैक वाला जो रहता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेफाइट कहते हैं। इसका भी कुछ ना कुछ विशेषता होता है, तो वही दिया हुआ है। यह जो होता है प्राय क्या होता है, कठोर होता है। जो ये सहसंयोजक यौगिक बनता है ये कठोर होता है। बंधन की प्रकृति दिशात्मक होने के कारण ये अधिकतम स्थान अधिकृत नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि ये जो ये इसका बंधन जो होता है वो दिशात्मक होता है, मतलब एक दिशा में हम लोग को देखने को मिलता है, जिसके कारण ये अधिकतम स्थान अधिकृत नहीं कर पाता है जब इसका बंधन बनता है। जैसे कि क्या होता है, जब भी कोई यौगिक का निर्माण होता है या किसी भी, तो उसमें क्या होता है बंधन का। जिससे अभी हम थोड़ा देर पहले एक एग्जाम्पल देखा जाए, हीरा का ही लेते हैं। मान लो ये कार्बन कार्बन से जुड़ रहा है हीरा में, तो ये क्या होता है, जब ये बंधन का निर्माण होता है तो ये इसका ये एक दूसरे के क्या होता है, इसके ऊपर ओवरलैप करके बनता है। इसका हम लोग आगे चल के केमिस्ट्री में और भी चर्चा किया जाता है कि जो बंधन बनता है ये एक दूसरे को ओवरलैप करके बनता है। ओवरलैप करके बनता है तो उसमें स्थान क्या होता है, कम घिरता है। इसके बंधन बनने में स्थान कम अधिकृत होता है, उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। इनके द्रव्यनांक और कथनांक काफी क्या होते हैं, उच्च होते हैं। यहाँ पे अगर बात करेंगे किसके तुलना में, इसके पहले आयनिक यौगिक पढ़े थे, आयनिक यौगिक के तुलना में अगर बात करेंगे तो इसका द्रव्यनांक और कथनांक क्या होता है, काफी उच्च होता है। इसलिए ये पहले ही लिख दिया है, क्या होता है, कठोर होता है। कठोर होता है तो कभी बहुत ज्यादा हार्ड होगा, हार्ड होगा तो ये ऑब्वियस है कि आसानी से ना पिघल सकता है नहीं ये उबल सकता है। बताए थे द्रव्यनांक का मतलब क्या होता है, द्रव्यनांक मतलब पिघलना, और कथनांक मतलब क्या होता है, उबलना। जिस ताप पे उबलता है उसको हम लोग क्वथनांक कहते हैं। जिस ताप पर क्या होता है, कोई पदार्थ पिघलता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, द्रव्यनांक कहते हैं। इनके अपवर्तनांक उच्च होते हैं। अपवर्तनांक शब्द भी आप पहले पढ़े होंगे। अपवर्तनांक शब्द एक फिजिक्स में पढ़े थे, एक सघन माध्यम और विरल माध्यम, जो माध्यम के बारे में पढ़े थे। सघन और विरल में फर्क भी आपको याद होगा। सघन माध्यम उसमें उसको कहते हैं जिसमें कण क्या होता है, बहुत पास पास होता है। जिस माध्यम में कण क्या होता है, बहुत पास पास होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सघन माध्यम कहते हैं। एक विरल माध्यम हम लोग पढ़ते हैं जिसमें कणों क्या होता है, संख्या कम होता है। तो अपवर्तनांक जिसका अधिक होता है उसमें कणों की संख्या क्या होता है, अधिक होते हैं। तो अगर ये हम लोग बात करते हैं क्रिस्टल का, कौन सा सहसंयोजक क्रिस्टल का, इसमें कण जो होता है थोड़ा ज्यादा पास पास होता है, इसीलिए इसका लिखा हुआ है, इसका अपवर्तनांक क्या होता है, ज्यादा उच्च होता है। ग्रेफाइट को छोड़कर ये सभी के सभी क्या होते हैं, इसमें जितना भी सहसंयोजक क्रिस्टल हम लोग को मिलेगा वो सब के सब क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है। कुचालक मतलब उससे धारा प्रवाहित नहीं होता है। लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसा सहसंयोजक यौगिक है जिससे क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होता है। बस ग्रेफाइट को छोड़कर बाकी जितना इसमें होगा वो सबके सब कुचालक होगा, लेकिन ग्रेफाइट जो होगा वो क्या होगा, सुचालक होगा। तीसरा हम लोग पढ़ना आणविक यौगिक। ये आणविक है, वो आयनिक था, ठीक। पहला वाला क्या था, आयनिक था, और ये क्या है, आणविक है, ठीक। दोनों में अंतर है, वो आयनिक था, ये आणविक है।
इनके जालक बिंदुओं पर अणु होते हैं, इनके जो जालक बिंदु बनते हैं उस पर अणु होते हैं जिन पर कोई आवेश नहीं रहता है। एक ऐसे ठोस पदार्थ में कमजोर वंडरवार बल के द्वारा क्या करते हैं, जुड़े रहते परमाणु या अणु के एक साथ बंधे रहते। देखो ये आणविक क्रिस्टल हम लोग किसके कहते हैं, देखिए आगे तो ये जो जालक बिंदु होता है ये इसी जालक, इसको हम जालक बिंदु कहते हैं। हर एक जगह इसी जालक बिंदु पर क्या होता है, कोई ना कोई परमाणु रहेगा या अणु रहेगा। लेकिन जब ये कौन सा यौगिक होगा, आणविक यौगिक होगा, इसके जो जालक बिंदु होते हैं इस पर परमाणु नहीं रहेगा, क्या रहेगा, अणु रहेगा। बताए थे कि अणु, परमाणु और आयन ये सब के बारे में बताए थे, पिछले क्लास में समझाए भी थे। इसमें जो इसका जालक बिंदु होगा उस पर क्या देखने को मिलता है, अणु देखने को मिलता है। ऐसे ठोस पदार्थ कमजोर, अब देखो जो ये ठोस पदार्थ बनता है ये बहुत कमजोर एक वंडरवाल्स बल होता है, जिससे क्या होता है कि ठोस पदार्थ का निर्माण। देखिए ये बल क्या होता है थोड़ा समझा देते हैं। वंडरवाल्स बल दिया हुआ है ना, तो हमको पता है, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल हम लेते हैं, कोई भी अगर पदार्थ होगा, जैसे कि यहाँ पर CO2 दिया हुआ है, बर्फ दिया हुआ है, बर्फ जानते हैं लोग, पानी का जो जमा हुआ पार्ट होता है उसको हम लोग बर्फ कहते हैं। तो बर्फ हम लोग H2O ही रहेगा। इसका जब हम लोग निर्माण हो रहा है तो हमको बताए थे कि ये एक क्या है, अणु है कि क्या है, अणु है कि परमाणु है, ये क्या है, अणु है। इसलिए कि इसमें एक से अधिक परमाणु मिलकर आपस में जुड़ के बना हुआ तो ये अणु है। और जब ये अणु होगा तो जल के अणु क्या ये एक ही रहेगा कि बहुत सारा रहेगा। अगर थोड़ा सा जल लेंगे तो उसमें इसका मात्रा क्या होगा, अणु का बहुत सारा रहेगा, मतलब इसमें बहुत सारा H2O का अणु रहेगा, अनगिनत रहेगा बहुत सारा। तो ये H2O, अब जल ऑब्वियस है कि जल एक जगह सब सटा सटा है, तो ये किस कारण से एक दूसरे से ये पास पास है। जैसे मान लो कि ये क्या बन गया, बर्फ बन गया, तो जल का अणु जब बर्फ बना हुआ है तो ये इधर उधर भाग जाता है क्या, नहीं भागता है ना। तो उसका जो एक एक अणु है वो किसी ना किसी बल से क्या हुआ है, चिपका हुआ है, तभी जाके एक साथ यहाँ पर जुड़ा हुआ है। तो वही जो बल होता है वो कौन सा बल कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, वंडर वाल्स बल के नाम से जानते हैं। तो यही बल के कारण क्या होता है, इसका अणु एक दूसरे से क्या होता है, चिपका हुआ रहता है। जैसे बर्फ का निर्माण होता है तो बर्फ उसी प्रकार से क्या होता है, सटा हुआ रहता है इसका एक एक अणु। ठीक, उदाहरण के लिए तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट यही है कि उदाहरण याद रखना है। इसका उदाहरण का बात करेंगे तो क्या होता है, CO2। लेकिन ये जितना भी इसका उदाहरण दिया हुआ है किस अवस्था में रहना चाहिए, ठोस अवस्था में रहना चाहिए। हमको पता है कि CO2 गैस होता है, CO2 क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है ना। लेकिन इसको क्या, इसको जमा के रखा गया है, तो ये ठोस अवस्था में जब रहेगा तभी जाके क्या कहेंगे, इसका आणविक क्रिस्टल कहेंगे। क्रिस्टल तभी होगा जब ठोस अवस्था में रहेगा, इसलिए ये ठोस अवस्था में रहना चाहिए। और साथ साथ यहाँ पर जो बर्फ है, जो जल है, बार बार कहा से आ जाता है, ये बर्फ है तो बर्फ भी क्या होना चाहिए, ठोस अवस्था में। आयोडीन जो है वो भी ठोस अवस्था में रहना चाहिए। तो सबके सब इसको ठोस अवस्था में दिखने को मिलना चाहिए, तभी इसको हम लोग क्या कहेंगे, आणविक यौगिक के नाम से जानेंगे। आगे है आणविक क्रिस्टलों, आणविक क्रिस्टलों का जो मुख्य विशेषता है वो क्या क्या है। इसमें सबसे पहले जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये वाष्पशील होते हैं। वाष्पशील का मतलब क्या है, इसको जैसे वायु में छोड़ेंगे वो वाष्प बन के क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। ये ज्यादातर क्या आसानी से वाष्प बन जाता है। ये ऐसे इसको जमा के रखा जाता है तभी जाके क्या होता है, ये ठोस अवस्था में। एग्जाम्पल भी देखे हम लोग, कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस ही है, उसको फ्रिज से अगर बाहर निकालेंगे तो ऑब्वियस है क्या हो जाएगा, गैस बन के तुरंत
उड़ जाएगा। तो ये वापसी होते हैं, बहुत आसानी से वापसी में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये जल के भी अणु होते हैं, जल का थोड़ा सा गर्म करो तो क्या होता है, वाष्प बन के, नहीं भी गर्म करो तो पानी क्या वाष्प बन के नहीं उड़ता है क्या, उड़ता है। कहीं पर भी रख दो, अगर धूप में रहेगा कुछ दिन तक, वो अपने आप पानी क्या हो जाएगा, उसमें का खत्म हो जाएगा। तो ये इसका जो भी अणु रहेगा वो वाष्पशील होते हैं, मतलब वाष्प बन के क्या होता है, आसानी से उड़ जाते हैं। इनके द्रव्यनांक और कथनांक क्या होगा, ऑब्वियस है कि आसानी से ये वाष्प बन जा रहे हैं या पिघल जा रहे हैं। जैसे कि हम लोग पानी को क्या किए, जमा दिए है, तो जमा के रखे हैं, बर्फ बना के रखे, जैसे उसको फ्रिज से बाहर निकालेंगे क्या होगा, तुरंत पिघलने लगेगा। मतलब ये कम ही ताप पर क्या होने लगेगा, पिघलने लगेगा, या कि ये कम ही ताप पर क्या होने लगेगा, ये उबलने लगता है। इसलिए इसको बोला जाता है, इसका द्रव्यनांक और कथनांक होता है क्या होता है, निम्न होते हैं, मतलब बहुत कम हम लोग को देखने को मिलता है। इनके वापसन उष्मा बहुत कम होते, तो वही चीज लिखा हुआ है कि ये कम ही, इसको थोड़ा सा ताप मिलेगा उतना ही पर क्या हो जाएगा, ये वाष्प बन जाएगा। वैसे लिखा हुआ उष्मा, लिखा हुआ कि वापसन उष्मा इसका क्या होता है, बहुत कम होता है, थोड़ा ताप मिलने से क्या हो जाता है, वाष्प में बदल जाता है। जो ठोस अवस्था में ये क्रिस्टल क्या होता है, अर्ध पारदर्शी होते हैं। बोला जाए जब ये ठोस अवस्था में इसको रखा जाता है तो ये कैसा होता है, अर्ध पारदर्शी। लेकिन किंतु द्रव अवस्था में क्या जाता है, पारदर्शी हो जाता है। लेकिन जैसे इसको द्रव अवस्था में बदलेंगे, जैसे कि हम लोग पानी का ही एग्जांपल ले रहे थे, पानी इसके आर पार दिखाई देता है कि नहीं दिख देता है, देता है। साफ पानी रहेगा तो हमेशा दिखाई देगा, गंदा पानी रहेगा तभी जाकर नहीं दिखाई देगा। नहीं तो पानी के आर पार हमेशा हम लोग देख सकते हैं। तो पानी के आर पार ये द्रव अवस्था में तो ये क्या हो जाता है, पारदर्शी हो जाता है। पारदर्शी मतलब उसके आर पार क्या होना जाता है, दिखाई देता है। लेकिन जब इसको हम लोग क्या करते हैं, ठोस अवस्था में जमा के रखते हैं, तो ये कैसा होता है, अर्ध पारदर्शी का मतलब क्या होता है, मतलब नहीं, अर्ध पारदर्शी मतलब अर्ध का मतलब क्या, आधा, मतलब थोड़ा बहुत क्या होता है, दिखेगा। ऐसा नहीं कि साफे नहीं दिखेगा, बर्फ भी होगा, बर्फ का गोला थोड़ा पतला होगा, तार पर क्या होगा, दिखेगा, धुंधला दिखेगा, लेकिन दिखता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अर्ध पारदर्शी कहते हैं। अब आए, जो छूट गया होगा पीछे करके देख लीजिएगा, ये बोल रहा है धात्विक क्रिस्टल दिया हुआ है, कि जो कि लास्ट है क्रिस्टल का, ये चौथा पार्ट है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, धात्विक क्रिस्टल कहते हैं। धात्विक क्रिस्टल, धातु नाम से पता चल रहा है कि ये जो क्रिस्टल होगा किसका होगा, धातु का होगा। ये धात्विक क्रिस्टल का मतलब है इसमें जितना भी धातु होगा सबके सभी इसमें आ जाएगा। धातु हम लोग जानते हैं कि धातु भी किस अवस्था में जाता है, देखने को मिलता है, ठोस अवस्था में ही रहता है। तो जितना भी धातु होता है सबके सब ठोस अवस्था में हम लोग को देखने को मिलता है। धातु क्रिस्टल में परमाणु धातुई बंधन द्वारा परस्पर जुड़े रहते हैं, और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन धनायनों के बीच रिक्त स्थानों में स्वतंत्र रूप से गमन करते हैं। तो बताया फिर जितना भी धातु होता है उसके अंतिम कक्ष वाला इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फ्री होता है, मुक्त होता है, वो इधर से उधर क्या कर सकता है, गमन कर सकता है, आ जा सकता है। जिसके कारण उसमें क्या देखने को मिलता है हम लोग को, वो विद्युत क्या होता है, सुचालक होता है, मतलब उसका विद्युत धारा क्या हो जाता है, प्रवाहित हो जाता है। तो जो भी धातु पदार्थ होते हैं तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन के बारे में पहले से भी बता दिए हैं, जो उसके अंतिम कक्ष का इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, फ्री होते हैं। और ज्यादा वो क्या होता है, उसके परमाणु के साथ, मतलब हम लोग जानते हैं कि एक परमाणु होता है, तो परमाणु के बीच में क्या होता है, नाभिक होता है, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस बोलते हैं, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ क्या करता है, घूमता है। तो जो अंतिम कक्ष का इलेक्ट्रॉन होता है इससे ज्यादा दूरी पर रहता है, जिससे इसके बीच का आकर्षण बल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये इसीलिए क्या होता है, फ्री रहता है, ये इधर उधर धातु में क्या कर सकता है, गति कर सकता है, घूम सकता है। तो उसको बोलते हैं हम लोग मुक्त इलेक्ट्रॉन। और मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ये क्या होता है, ये विद्युत का सुचालक बोला जाता है, इसलिए इसमें विद्युत धारा क्या हो जाता है, प्रवाहित हो जाता है। तो देखिए इसमें जो एग्जांपल आएगा, लोहा तांबा एल्युमिनियम, जितना भी धातु है, तो धातु का ही नाम है लोहा तांबा एल्युमिनियम। और कुछ इसमें मिश्र धातु भी आता है, ठीक। तो ये सब के सब क्या होता है, तो सबके सब ये धात्विक क्रिस्टल हम लोग कहते हैं। धात्विक क्रिस्टल में हो गया, तो ये चार हम लोग क्रिस्टल का पार्ट पढ़े। इसका भी कुछ विशेषता होता है, तो पहले दिया हुआ है, धात्विक क्रिस्टल में उपस्थित गतिमान इलेक्ट्रॉन के ही कारण धातु उष्मा और विद्युत का क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। अच्छा, विद्युत का सुचालक का मतलब तो समझ में आता है कि उसमें से क्या होता है, उसमें धारा प्रवाहित हो जाता है। ये उष्मा का सुचालक का मतलब क्या होता है, अगर कहीं पर लिखा हुआ है कि कोई पदार्थ उष्मा का सुचालक है, इसका मतलब क्या समझते हो लोग?
हाँ, मतलब क्या होता है कि उष्मा का, चलो उसमें से उष्मा क्या हो सकता है, एक एन को गर्म करो तो अपने आप क्या हो जाता है, दूसरा एन भी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। मतलब यहाँ से उष्मा स्थानांतरित होकर क्या हो गया, यहाँ पे पहुंच गया। तो उसी को क्या कहते हैं, उष्मा का स्थानांतरण होता है, उष्मा का सुचालक होता है। तो उष्मा एक स्थान से क्या होता है, दूसरे स्थान तक पहुंच ही जाता है। तो ये चीज लिखा हुआ है यहाँ पे, दूसरा उष्मा और दोनों धातु क्या होता है, आघात वर्धनीय और तन्य होते हैं। ये दोनों शब्द का मतलब भी थोड़ा पहले हम शायद बताए। आघात वर्धनीय का मतलब क्या होता है, दूसरा लिखा हुआ ये तन्य भी होता है। आघात वर्धनीय मतलब होता है जिसको पीटने से क्या होता है, चिपटा होता है, कभी भी चूर चूर नहीं होगा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, आघात वर्धनीय कहते हैं। जिसको पीटने से क्या होता है, कभी वो चूर चूर नहीं होगा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, आघात वर्धनीय कहते हैं। और दूसरा क्या है, तन्य। तन्य का मतलब क्या होता है, तन्य का मतलब क्या होता है, तार जिसको खींच कर क्या बनाया जा सकता है, तार बनाया जा सकता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं। मतलब धातु में ऐसा गुण होते हैं जो उसको क्या कहते हैं, पिघला कर खींच कर पतला बनाया जा सकता है, जिससे तार का निर्माण किया जाता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तन्य कहते हैं। हम लोग पता है जितना भी तार बनता है सब किससे बनता है, धातु से ही बनता है। तो वो तन्य होता है और आघात वर्धनीय भी होता है। आघात वर्धनीय का मतलब होता है कि उसको पीट कर क्या किया जा सकता है, चिपटा बनाया जा सकता है। ठीक है। अब देख, क्रिस्टल का अलग अलग तरीका से डिफिनीशन दिया गया है कि क्रिस्टल किसको कहते हैं। इसके पहले भी बताया था क्रिस्टल किसको कहा जाता है। यहाँ पर भी अलग अलग तरीका से समझाने की कोशिश किया जा रहा है कि क्रिस्टल किसको कहते हैं। क्रिस्टल का हम लोग बात करते हैं तो पहले लिखा हुआ है, जिस ठोस पदार्थ में परमाणुओं के त्रिविम नियमित रूप से पुनरावृत्ति होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टल कहते हैं। यह रावा का भी नाम से जानते हैं। तो पहले लिखा हुआ है कि जिस ठोस पदार्थ में परमाणुओं के क्या होता है, त्रिविमीय आकृति। त्रिविम मतलब क्या होता है, त्रिविमीय आकृति का बात किया जाए। त्रिविमीय मतलब क्या, थ्री डायमेंशनल आकृति। ठीक, वो क्या होता है, नियमित रूप से पुनरावृत्ति मतलब क्या होता है, रिपीटेशन। मतलब बार बार उसी प्रकार से हम लोग को देखने को मिलता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टल कहते हैं। जैसे कि मान लो कि एक घर का ही आकृति है, इसके इसके अंदर ये आकृति बार बार क्या करेगा, सेम ही आकृति रिपीट करेगा इसके अंदर, तब इसको हम लोग क्या कहेंगे कि ये जो पदार्थ है कैसा पदार्थ है, इधर भी ऐसे रिपीट करेगा, पीछे की ओर भी क्या करेगा, रिपीट करेगा। तो एक ही प्रकार का आकृति पूरी तरह से वो क्या करेगा, पुनरावृत्ति करते रहेगा, रिपीटेशन करते रहेगा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टल कहते हैं। आगे लिखा हुआ है, नियमित बहुफलक आकृति वाले ठोस पदार्थ क्रिस्टल कहलाते हैं। तो वही बहुफलक मतलब क्या है, जिसका एक से ज्यादा फलक हो। फलक का मतलब क्या होता है, फलक का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कि ये घर है, तो घर का जो ये दीवार हो गया, ये सब क्या कहलाता है, फलक कहलाता है, जिसको इंग्लिश में क्या कहता है, फेस कहते हैं। तो ये सब क्या कहलाता है, कहलाता है। तो अगर घर का हम लोग बात करते हैं, घर, एक घर का कितने फलक होते हैं, कितने फलक होते हैं, 6 गो होगा। ठीक, 4 गो दीवार, एक ऊपर और एक नीचे, तो 6 फलक होते हैं। तो ये बहुफलक ये हम लोग को देखने को मिलता है। और नियमित रूप से क्या होता है, आकृति ठोस क्रिस्टलिस में दिया निश्चित ज्यामितीय आकृति। अब यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं, ये क्या है कि निश्चित ज्यामितीय आकृति है ना, इसका ज्यामितीय आकृति क्या दिख रहा है, सबके सब फिक्स समान आकृति का दिख रहा है। तो निश्चित ज्यामितीय आकृति होना चाहिए, समतलीय सतहों और स्पष्ट किनारों से मुक्त समान ठोस पदार्थ के क्रिस्टल कहते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि ज्यामितीय आकृति निश्चित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, तो समतलीय सतह, सतह जो होना चाहिए कैसा होना चाहिए, समतलीय का मतलब क्या होता है, चिकना। ये जैसे एक सतह है घर का, ये घर का ये सतह हो गया मान लेते हैं, तो ये क्या पूरा तरह से चिकना है, प्लेन है। प्लेन का मतलब होता है कि उस पर रफ नहीं चाहिए, मतलब उबड़ खाबड़ नहीं होना चाहिए। ठीक, तो समतलीय सतह होना चाहिए। और उसका किनारा जो होना चाहिए तो समान ठोस, उसके किनारे पर एक क्या होना चाहिए, हर एक किनारे पर एक समान आकृति का ठोस पदार्थ होना चाहिए, तब जाके हम उसको क्या कहते हैं, क्रिस्टल कहते हैं। तो ये अलग अलग तरीका से समझाने की कोशिश किया जा रहा है क्रिस्टल होता क्या है। अब यहाँ पे दिया हुआ है क्रिस्टल का, अगर बात करेंगे तो इसमें कुछ शब्द आता है जिसको आपको याद रखना जरूरी है। पहला है फलक, जो कि अभी हम समझा ही रहे थे, फलक किसको कहते हैं। तो लिखा हुआ है, क्रिस्टल की समतलीय सतहों
जो सतह होता है उसे या पृष्ठ हम लोग बोलेंगे, उसको हम लोग क्या कहते हैं। अभी जैसे हम बताया कि मान लो कि ये घर ही है, तो घर का जो सतह होता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फलक कहते हैं। तो फलक जो होता है एक अगर क्यूबिकल सतह, क्यूबिकल है मतलब ये घर का आकृति है, तो इसका फलक कितना होता है, 6 होता है, तो उसी को बेसिकली हम लोग फलक कहते हैं। आगे लिखा हुआ है अंतरापृष्ठीय कोण। इसका मतलब क्या है, किसी क्रिस्टल के दो पृष्ठों या फलकों के बीच के कोण अंतरपृष्ठीय कोण कहलाता है। और यह एक ही पदार्थ के सभी क्रिस्टलों में अंतरपृष्ठीय कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। इसे मान लेते हैं कि अगर हम यहाँ पे एक आकृति बना दिए, अब इसका फलक दिख रहा है, कितना फलक है, 6 गो है ना। तो जब 6 फलक है तो मान लेते हैं ये वाला फलक ले लेते हैं, इधर ये वाला फलक, ठीक है। तो ये 2 फलक लेंगे, ऐसे है फलक ना, एक नीचे है एक ऊपर है, ये दोनों के बीच का क्या है, कुछ कोण बन रहा है। ये जो कोण बन रहा है कितना कोण कहलाएगा, कितना डिग्री का कोण कहलाएगा, 90 डिग्री का कोण कहलाएगा। ये कोण अलग अलग भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर घर बनाते तो उसमें सेम ही रहता है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे ऐसे सतह है, एक नीचे की ओर है, ऐसे एक ऊपर की ओर, इस प्रकार से। तो यहाँ पे 2 फलक दिख रहा है, 2 फलक के बीच में यहाँ पे कोण दिख रहा है ना, तो ऐसे पूरा सीधा रहेगा तो 90 डिग्री होगा, झुका हुआ रहेगा 90 से कम रहेगा, थोड़ा सा ऐसे कर देंगे 90 से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो यही जो बीच का कोण होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अंतरापृष्ठीय कोण के नाम से जानते हैं। लेकिन जितना घर वगैरह बनता है उसमें जो 2 फलक होते हैं उनके बीच का कोण हमेशा कितना बनाया जाता है, 90 डिग्री बनाया जाता है। लेकिन जब क्रिस्टल का निर्माण होता है तो क्रिस्टल में जो फिक्स नहीं है कि हमेशा 90 ही रहेगा, अलग अलग क्रिस्टल का कोण अलग अलग हम लोग को देखने को मिल सकता है। आगे है आकाशीय जालक। बिंदुओं का वह प्रतिरूप जो क्रिस्टल में कणों कण के रूप में परमाणु, आयन, अणु कुछ भी हो सकता है, कणों की व्यवस्था प्रदर्शित करता है, उसको आकाशीय जालक कहते हैं। तो आकाशीय जालक का मतलब यह है कि क्रिस्टल के अंदर जितना भी परमाणु है, सभी परमाणुओं के एक आकृति के रूप में दिखाया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आकाशीय जालक के नाम से जानते हैं। इसमें 2-3 टर्म और होगा, 2 गो टर्म आप पहले देख लीजिए। बिंदु, जालक बिंदु। तो आकाशीय जालक के निरूपित उनके अवयवी कणों के स्थान, जो मतलब जहां जहां पे क्या होगा, जिस बिंदु पे हम लोग को देखने को मिलता है कि जहां पे कण रखा हुआ रहता है, तो उस कण के जो रहता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को जालक बिंदु के नाम से जानते हैं। आगे दिया हुआ इकाई सेल। आकाशीय जालक की वह सबसे छोटा भाग जिसके त्रिविमीय पुनरावृत्ति होने पर संपूर्ण, अभी थोड़ा देर पहले बता रहे थे कि हम लोग छोटे छोटे आकृति लेते हैं, मान लेते ये एक आकृति लिए, यही क्या होता है, पुनरावृत्ति करता है। पुनरावृत्ति मतलब क्या बताए थे अभी, जो रिपीट करता है, यही हमेशा ऐसे रिपीट करते हुए बनते जाएगा, आगे भी पीछे भी हर एक तरफ। तो जो सबसे इसमें छोटा वाला पार्ट होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, इकाई सेल कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक आकाशीय जालक दिया हुआ है। आकाशीय जालक में क्या है, तो आकाशीय जालक में स्ट्रक्चर देख के पता चलेगा कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, तो ना हमेशा एक निश्चित ज्यामितीय आकृति की तरह स्ट्रक्चर दिखेगा, 12 से बिल्डिंग की तरह स्ट्रक्चर दिखेगा। यहाँ पर दिख भी रहा होगा कि एक लग रहा होगा बहुत सारा 12 से क्या है, बिल्डिंग बनाया गया है, एक नीचे में है, इधर एक फ्लोर, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, इस प्रकार से बनाया हुआ है। तो इस सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, आकाशीय जालक कहते हैं। कि कोई भी क्रिस्टलीय अणु रहता है तो उसका बनावट इसी प्रकार का देखने को मिलता है। तो अब उसका बनावट हम लोग देखते तो सेम इसी प्रकार का देखने को मिलता है। और जहां जहां पर इसका कोण आता है ना, जहां जहां पे कॉर्नर आएगा, तो कॉर्नर वाला बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, जालक बिंदु के नाम से जानते हैं। ये पूरा को हम लोग क्या कहेंगे, आकाशीय जालक कहते हैं। और जहां जहां पे कोण आएगा, जैसे कि मान लो कि एक बिल्डिंग बना हुआ, अभी तो ये क्या है, 2 गो, एक नीचे एक ऊपर है। इसका अगर नीचे और ऊपर का हम लोग देखेंगे फ्लोर का, तो हर एक जगह कोना कोना दिखने को मिलेगा। जहां जहां कोना इसका होगा बिल्डिंग का, उसको हम लोग क्या कहेंगे, जालक बिंदु कहेंगे। अब पूरा बिल्डिंग को हम लोग क्या कह देंगे, आकाशीय जालक कहेंगे। लेकिन जो एक छोटा छोटा सा जो रूम बना हुआ है, उस रूम को हम लोग क्या कहेंगे, इकाई सेल कहेंगे। उस रूम को हम लोग क्या कहेंगे, एक अगर एक रूम लेते हैं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इकाई सेल कहेंगे। क्लियर है। अब इसी में अलग अलग जगहों पे क्या होता है, परमाणु निश्चित रूप से विन्यास होता है, निश्चित रूप से रखा हुआ है। जैसे जालक बिंदु पर हो सकता है परमाणु, ये सब जालक बिंदु पर भी हमको परमाणु देखने को मिल जाएगा। मतलब परमाणुओं को मिलने से ही क्या होता है, एक पदार्थ का निर्माण होता है ना। परमाणु बोल सकते हैं या अणु भी हो सकता है।
परमाणु भी हो सकता है, अणु भी हो सकती है, या कोई आयन भी हो सकता है। तो इसके हर एक कॉर्नर पे या कहीं पर भी देखने को मिलता है, लेकिन ये फिक्स रहेगा कि अगर उसके हर एक कोने पर है तो हर एक कोने पर ही देखने को मिलेगा। या कहीं पर कहीं किसी किसी पर क्या होगा, उसके फलक पर भी देखने को मिल जाता है। तो अलग अलग जगहों पर उसके क्या होगा, परमाणु, आयन या कोई भी अणु हम लोग को देखने को मिल जाता है। इस प्रकार का जो बनावट होता है, ये किसका बनावट होता है, तो ये क्रिस्टलीय अणु का बनावट होता है। ये एक बिल्डिंग की तरह हम लोग को दिखता है। ये जरूरी नहीं है क्रिस्टलीय आयन में। अब देखो, बिल्डिंग का मतलब ये मत समझ कि हमेशा ये जो कोण बनेगा 90 ही बनेगा। इसमें कोण में परिवर्तन भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसी प्रकार से इसको देखते हुए जो हम लोग को इसमें पढ़ना है आकृति के बारे में, वो हम लोग को पढ़ना है इकाई सेल के प्रकार पढ़ना है कि इकाई सेल कितने प्रकार के होते हैं। तो इकाई सेल इसमें होता है, जो इकाई सेल जो छोटा वाला आकृति हम लोग दिखाए कि सबसे छोटा वाला जो रूम होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, इकाई सेल कहते हैं। तो इकाई सेल का जो बनावट होता है वो 3 प्रकार का हम लोग देखने को मिलेगा। सरल सेल, पिंड केंद्रीय सेल, फलक केंद्रीय सेल। तो सिंपल सेल भी बोलते हैं, बॉडी सेंटर सेल कहते हैं, इसको फेस सेंटर सेल कहते हैं। ये 3 प्रकार का हम लोग को इकाई सेल देखने को मिलता है। ये तीनों को ध्यान में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सरल सेल। सरल सेल किसको कहते हैं, जिनके सिर्फ जालक बिंदुओं पर ही क्या होते हैं, जालक बिंदु किसको बोलते हैं, सिर्फ कोना को क्या बोला जाता है, जालक बिंदु बोलते हैं। अच्छे, मान लो कि ये इकाई सेल है, ये क्या है, रूम एक इकाई सेल है। इस इकाई सेल के कितना जालक बिंदु है, ये बता सकते हैं क्या? इसमें जालक बिंदु कितना होगा, सिर्फ कोना को जालक बिंदु कहते हैं। 8 गो होगा, नीचे में 4 गो, ऊपर में 4 गो, तो टोटल 8 गो हम लोग को इसका इकाई सेल का। अब देखिए, सरल सेल किसको कहा जाता है, जिसमें अगर हम लोग एक घर बनाते हैं, इस घर को ही इकाई सेल कहते हैं। तो अगर एक हम घर का निर्माण करते हैं, तो घर के निर्माण में जो जालक बिंदु होते हैं उसी पर हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, सिर्फ कण देखने को मिलेगा। तो इकाई सेल में जब सिर्फ जालक बिंदु पर कण देखने को मिलेगा, सिर्फ जालक बिंदु पर, यहीं पर सिर्फ कण उपस्थित रहेगा, तो ऐसा इकाई सेल को, ऐसा सेल को हम लोग क्या कहते हैं, सरल सेल के नाम से जानते हैं। ठीक, इसके सिर्फ कोना पर ही हमको क्या देखने को मिलेगा, परमाणु या आयन, कुछ भी कण, कोई कण के रूप में कुछ भी हो सकता है। तो ये सिर्फ इसके कोने पर देखने को मिलेगा, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सरल इकाई सेल कहते हैं। अगला जो है वो क्या है, पिंड केंद्रीय सेल। तो इसमें क्या कहा जाता है, वह सेल जिनके जालक बिंदुओं कहते हैं, जालक बिंदु पर तो रहेगा ही कण, उसके अतिरिक्त और कहां पे रहेगा, उसके केंद्र में भी कण एक उपस्थित होता है। तो अगर हम लोग आकृति बनाते हैं, तो बताया जा रहा है कि इसके जो जालक बिंदु है, जो कोना है, कॉर्नर है, उस पर तो रहेगा ही, इसके अलावा इसके एक बीच में रहेगा, एक केंद्र में। घर के, ये घर है, तो घर के बीच में एक क्या, कहाँ पे रहेगा, बीच में रहेगा ना। तो इसके क्या होगा, एक बीच में रहेगा यहाँ पे। तो एक किसके बीच में रहेगा, तो ऐसे हम लोग जो बनता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, पिंड केंद्रीय सेल के नाम से जानते हैं। तो एक सिंपल सेल हो गया, जिसमें क्या होता है, सिर्फ कॉर्नर पे रहेगा, और पिंड केंद्रीय सेल जिसको एक क्या रहेगा, बीच में देखने को मिलता है, कॉर्नर के साथ साथ एक बीच में हमको देखने को मिलेगा कण। बस एक तीसरा होगा जो फलक केंद्रीय सेल कहते हैं। तो इसमें लिखा वह सेल जिनके चालक बिंदु क्या थे, जालक बिंदु पर हमेशा रहेगा। ठीक, जालक बिंदु के अतिरिक्त कहां पे और देखने को मिलता है, फलक के केंद्र पर कण देखने को मिलता है। फलक कितना होता है, 6 गो होता है, तो 6 फलक पर एक एक हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो पहले तो हम बना देते हैं इकाई सेल को, ये एक इकाई सेल हो गया। इकाई सेल के इसके कॉर्नर पे तो रहेगा ही, हर एक कॉर्नर पे एक एक कण हमको देखने को मिलेगा। उसके बाद इसका जो 6 गो फेस है, 6 फेस पर भी हमको देखने को मिलेगा। 6 फेस, एक पीछे वाला होगा, एक इसके सामने वाला होगा। इस समझ में थोड़ा समझ लेना लोग, ये फेस है, फेस पर रहेगा। एक इधर वाला फेस पर भी रहेगा, एक इधर वाला फेस पर, एक ऊपर वाला फेस पे, एक नीचे वाला फेस पे। ये 6 फेस पे रहेगा, और बाकी 8 गो कॉर्नर पे देखने को मिलेगा। तब ऐसे इकाई सेल को हम लोग क्या कहते हैं, फलक केंद्रीय सेल के नाम से जानते हैं। तो ये 3 प्रकार के इकाई सेल है। अब इस इकाई सेल के अंदर कितना परमाणु आता है, उसके बारे में भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं।